Hello everyone. So yesterday we have already discussed about the multinational corporations and multinational companies. I've already told you what is multinational companies, MNCs, and how it works. And today I'm going to tell you what are the advantages of multinational companies. We have already discussed the characteristics of multinational companies, how multinational companies create their objective and how they execute their work in a host nation or their subsidiary nation. ठीक है. So today I'm going to tell you the advantages of multinational companies. Here we have several advantages of multinational companies. First we have foreign capital. Okay, so you all understand what is capital. You all understand what is capital, and foreign capital means the capital which is used from another country. Okay, we bring capital from another country to another country. It means that if the proprietor belongs to another country, if the country belongs to another country, they will bring their capital to the country they are going to build up. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीनेशनल्स ब्रिंग फॉरेन कैपिटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़. ये क्या करती हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपनी कैपिटल लेकर आती हैं. दीज कंट्रीज सफ़र फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ये कैपिटल जो होता है, ये जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल जो क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय, जो हमें शॉर्टेज होती है कंट्री में, जो मान लीजिए आपका कंट्री जो है वहाँ पे आपको कैपिटल की शॉर्टेज होती है, तो उस कैपिटल की जो शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है वो अपना कैपिटल अपने ही कंट्री से लेकर आती है, तो उससे दूसरा जो छोटा कंट्री होता है उसको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. देन नंबर 2 है मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है. यहाँ पर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. कोरिया है या फिर जर्मनी है, इनकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इनकी टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा एडवांस, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती हैं. तो जब कोई कंपनी मान लीजिए अमेरिका से इंडिया आती है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे यहाँ क्योंकि काम करती है, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी सीखने मिलता है ना, और हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को डेवलप करने की. तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वो अगर आप कोई अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं तो वहाँ पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत जल्दी क्या कर सकती हैं, बूस्ट कर सकती हैं, अपनी इंडस्ट्री को भी बूस्ट कर सकती हैं और उससे कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है ना. तो ये इसका बेनिफिट किसको है, इसका बेनिफिट दोनों को मिलता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का. लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमारे कंट्री में, मतलब जिस कंट्री में एमएनसी लगती है वहाँ पे उसका क्या बेनिफिट होता है. तो हम किसी अनडेवलप्ड कंट्री में एमएनसी लगने का बेनिफिट यही होगा कि वो जो कंट्री है उसमें उसकी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ेंगी, वो एडवांस हो जाएगा, वहाँ पे स्किल्स बेटर हो जाएंगी, है ना. देन नंबर 3 क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमी क्या होती है, ग्रो करती है. इकोनॉमी ग्रो क्यों करती है, इकोनॉमिक ग्रो इसलिए करती है क्योंकि जो कंट्री होती है वो अपना अमाउंट लेकर आती है कैपिटल का, दूसरी करेंसी लेकर आती है, और क्या करती है, वो उसको हमारे कंट्री में यूटिलाइज़ करती है. तो उससे क्या होता है कि वो हम अपना जो भी उसका रहता है वो यहाँ पर लाकर यूज़ करती है. उसके बाद फिर यहाँ पर वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और यहाँ पर वो प्रोडक्शन करती है. उस प्रोडक्शन से क्या होता है कि जो भी वो इनकम होती है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमें भी मिलता है, हमारी कंट्री को भी मिलता है टैक्स के थ्रू. तो क्या होता है कि इससे इकोनॉमी क्या होती है, ग्रो करती है, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगती है. नंबर 4 क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एम्प्लॉयमेंट मिलती है क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या करती है, जॉब्स क्रिएट करती है. अगर कोई एक एमएनसी है तो मान लीजिए अगर एक एमएनसी में आपको 5 मैनेजर्स लगना है, तो 5 मैनेजर्स की पोस्ट के लिए वो 5 मैनेजर्स के लिए वो अपॉइंट करेंगे, 5 मैनेजर्स को नौकरी मिल जाएगी. उसके अलावा 5 मैनेजर्स के अंदर सब मैनेजर्स, उसके अंदर फिर और सब्सिडरी वर्कर्स, उसके अंदर फिर उनके ऑफिशियल वर्कर्स, कुछ क्रिएटिव हेड होते हैं या फिर कुछ
और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एम्प्लॉयमेंट की। उसके अलावा मान लीजिए उस एमएनसी ने किसी तरह की फैक्ट्री डाली, तो उस फैक्ट्री के लिए जो लेबर लगेंगी वो लेबर को भी वो अपॉर्चुनिटी देती है जॉब की। तो क्या होता है, किसी भी एमएनसी से जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जॉब जनरेट करती हैं, ठीक है। नंबर 5, प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनलाइज होता है। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी टेक्निक्स होती हैं वो बहुत मॉडर्न होती हैं, है ना। एनकरेजेस कंपटीशन, ये कंपनीज जो होती हैं ये कंपटीशन को एनकरेज करती हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प्स टू इम्प्रूव कंपटीशन इन द लोकल इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट लोकल इंडस्ट्री इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सर्वाइवल। उसके बाद देखिए क्या करती हैं ये जो कंपटीशन स्टार्ट करती हैं लोकल इंडस्ट्री से, और जब लोकल इंडस्ट्री कंपटीशन पे आती है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। तो क्या होता है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी उसके कारण बूस्ट करती हैं, उसका भी बेनिफिट होता है हमें, और साथ ही साथ एमएनसी भी अपने आप को प्रोफेशनलाइज करते जाती है और ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि इससे दोनों में डेवलपमेंट होता है। नंबर 7, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्रोड्यूस एंड सप्लाई न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स विच हेल्प टू इम्प्रूव लाइफ इन द होस्ट कंट्री। क्या करती हैं ये बेटर प्रोडक्ट्स, जो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स, उनको वो क्या करती हैं, उनको वो प्रोड्यूस करती हैं। उससे क्या होता है कि जो होस्ट कंट्री है उसको बेनिफिट मिलता है, उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, उसको रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा हमारे पास बेटर क्वालिटी के गुड्स आने लगते हैं। इससे हमारे यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती है ना। जैसे कि जब रोबोट्स हमारे यहाँ नहीं हुआ करते थे तो हम अलग किस्म से रहा करते थे, लेकिन जब से बड़े कंट्रीज़ ने, दूसरे कंट्रीज़ ने, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप चाइना, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए अमेरिका, वहाँ पर रोबोट्स का इन्वेंशन हुआ, और जब रोबोट्स वहाँ पर प्रोड्यूस होने लग गए और वो रोबोट्स जब इंडिया आए, इंडिया में उनका प्रोडक्शन हुआ, तो क्या होने लग गया कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, है ना। वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, हमारी लाइफ चेंज किया उन्होंने, तो उससे क्या हुआ, हमारी लाइफ ईजी हो गई। तो क्या हो जाता है, इससे होस्ट कंट्री जो होती है उसकी लाइफ क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 8, इंक्रीज इन रेवेन्यू। इससे क्या होता है, जो भी होस्ट कंट्री होता है उसका रिवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। कैसे होता है, मल्टीनेशनल कंपनी पे अ ह्यूज अमाउंट टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। मल्टीनेशनल कंपनी एक ह्यूज अमाउंट का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट जो रहता है वो किसको पे करती है, गवर्नमेंट को पे करती है। किस फॉर्म में करती है, टैक्स के फॉर्म में करती है। तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में वो अमाउंट पे करेगी तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू जो होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारे गवर्नमेंट का जो खजाना है वो बढ़ता जाएगा। तो फ़ायदा किसको होगा, हम लोगों को होगा, ठीक है। देन नंबर 9, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ वगैरह देखते हो या फिर वेब सीरीज़ देखते हो जिनमें डेवलपमेंट के बारे में बताता है, तो आपने देखा होगा कि एक कोई मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, उसका एक साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट एक अलग होता है। वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो लोग केवल रिसर्च करते हैं, है ना। वो लोग केवल रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस तरह की, मान लीजिए कोई नई तरह की चीज़ आई तो उसके ऊपर उनकी रिसर्च चलेगी। मार्केट में किस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है, मार्केटिंग हेड्स अलग अलग जगह जाकर वो मार्केट का रिसर्च करते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में रिसर्च उनकी चलती रहती है ना। तो रिसर्च से हमारा क्या फ़ायदा होता है, हमारा ये फ़ायदा होता है कि जब कोई एमएनसी हमारी कंट्री में आकर रिसर्च करती है तो वो नई नई खोज करके हमारी कंट्री के लिए ही वो क्या करती है, चीज़ें निकालती है। उससे क्या होता है कि उस एमएनसी का बेनिफिट होता है, साथ साथ कंट्री का भी बेनिफिट होता है, ठीक है। और इससे क्या होने लगता है, वो लोग बेटर क्वालिटी, उनका मेन टारगेट होता है कि वो किस तरीके से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्रोडक्शन कॉस्ट में दे सकें, यानी कि उनको खर्चा कम हो बनाने का, लेकिन प्रोडक्ट जो हो वो ज़्यादा क्या कर सकें, वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, है ना। तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्लोबल मार्केट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन ग्लोबल मार्केट द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
इम्प्लाइज। ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, ग्लोबल मार्केट का मतलब होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो भी हमारा मार्केट है उसमें क्या होता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऐसा ही व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जो फिट करता है मार्केट को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, रिसर्चेस चलते रहती है। तो ये हमने 9 एडवांटेजेस पढ़े थे, 9 में से 9 मैंने आपको समझा दिए, और ये सारे बहुत ईजी हैं। आप लोग इनको रीड करोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। आप इसको रीड करोगे, आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजीली आप इसको समझ सकते हो, है ना। एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, और एमएनसीज के बारे में अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा कि कितनी सारी कंपनीज़ हैं एमएनसीज की जो हम आज देख रहे हैं, हमारे सामने वो होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि एमएनसी है। आप अभी अपने रूम में ही नज़र फिरा के देख लो, आपको कितने तरह के ब्रांड्स दिखेंगे। उनमें से कितने ब्रांड्स जो हैं वो आपके कंट्रीज़ के प्रोडक्शन है, आपके कंट्री की प्रोडक्शन है। कितने ब्रांड्स जो हैं वो बाहर की कंट्री के प्रोडक्शन, या फिर कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स तो बाहर हैं, विदेश में हैं, लेकिन प्रोडक्शन हमारे ही कंट्री में होता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अभी आप देख लोगे तो आपको एलजी दिख जाएगा, आपको सैमसंग दिख जाएगा, आपको, और आपको अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो आपको आपकी कार दिख जाएगी, मारुति की है, सुजुकी की है, टेस्ला की है ना। और अगर आप फूड में जाते हो तो आपको फूड में अलग अलग ब्रांड्स दिखते हैं। इंडिया का ब्रांड है, आप कभी कोई भी आप चीज़ खाते हो तो आप उसमें उठा के देख लो, पैक्ड फूड है अगर तो उसमें आप देख लो तो उसमें आपको ब्रांड दिखता है। तो ये सारे ब्रांड्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे हमारी ही ब्रांड, हमारे ही कंट्री के प्रोडक्शन हो। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आउटर कंट्रीज़ के प्रोडक्शन होते हैं, है ना। जैसे कि हम बचपन से कोलगेट जैसी ब्रांड को यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि कोलगेट कहाँ का प्रोडक्शन है। कोलगेट बाहर की कंपनी जो कि इंडिया में आकर अब बस चुकी है ना। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हम बहुत शुरू से कर रहे हैं यूज़, हमें मालूम ही नहीं कि वो हमारे यहाँ की, जैसे कि मैगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी एमएनसीज़ हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, बट आप उसको नोटिस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड इन अ रॉन्ग वे। देखिए हर एमएनसी बहुत अच्छी नहीं होती है ना, कभी कभी एमएनसीज ऐसी भी होती हैं जो गड़बड़ हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी एमएनसीज होती है जो केवल और केवल अपने फ़ायदे का काम करती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम दूसरे कंट्री के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन गलत तरीके से करते हैं वो। कभी कभार वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ द रिचेस्ट इन नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास हर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है ना। लेकिन और यही एक चीज़, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे एमएनसीज़ को क्या करती है, बाहर की कंट्रीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और एमएनसीज़ इंडिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें यहाँ पे चीप लेबर और लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चीप कॉस्ट मिल जाएगा। तो क्या करते हैं वो इंडिया में आते हैं, अपने एमएनसीज डालते हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम लोगों को रेवेन्यू देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो वो गलत करते हैं, तो एमएनसी ये गलत करती है, ठीक है। नंबर 2, दे क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी। वो फॉरेन करेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती हैं। क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी अगर मान लीजिए प्लस में चल रही है, उन्होंने उसको गलत तरीके से अगर यूज़ किया तो वो माइनस में हो जाएगी, और अगर अच्छे तरीके से किया तो प्लस में हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो लोग हमारे कंट्री में आकर केवल बेनिफिट उठा लेते हैं, केवल बेनिफिट उठा लेते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, इसको यूटिलाइज नहीं करते, बेनिफिट उठा लेते हैं। नंबर थ्री क्या है, दे क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी। उनके आने से क्या होती है, इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज़ आने लग जाती हैं, लोगों के बीच में इकोनॉमिक इम्बैलेंस होने लगता है, सोशल इम्बैलेंस होने लगता है, तो ये गलत हो जाता है। दे टेंड टू बिकम मोनोपोलिस्टिक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो कोशिश करते हैं कि हमारी ही मर्जी चले, हम ही अच्छा काम कर सकें बहुत कम समय में, लेकिन उससे क्या होता है, और वो लोग कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इतनी इफ़िशियंसी होती है, वो इतने इफ़िशियंट होते हैं कि वो कर लें, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इससे कंपटीशन जो होता है वो गलत तरीके पे चला जाता है। दे प्रोड्यूस हार्मफुल गुड्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, हार्मफुल गुड्स भी क्रिएट करते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो अच्छे गुड्स प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, और उसके लिए किसको, नेशन को सफ़र करना पड़ता है, क्या, लॉस। जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, है ना, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको यूज़ करते हैं, और यूज़ करते ही हैं। अब आप
क्या करोगे? मान लीजिए कहीं पार्टी में गए, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाती है, इनकी आदत डलवा देती है कंपनियाँ। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, हमारी आदत डलवा देती है चीज़ों की और हम उसके आदी हो जाते हैं फिर। नंबर 4, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द ऑफिस ऑफ द कंपनी विच में समटाइम्स नॉट बी फेवरेबल फॉर द कंट्री। अब देखिए, कंपनी कुछ ऐसे प्राइस डिटरमाइन कर लेती है जो कि कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, लेकिन उनको मानना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो प्रॉब्लम आने लग जाती है प्राइस की। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए हार्मफुल है, आपको पता होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और जब मल्टीनेशनल कंपनीज छोटी इंडस्ट्रीज़ का काम छीन कर खुद करने लग जाती हैं, तो क्या होती है, इनका क्या होता है, इनका यूज़ कम होने लग जाता है और ये लोग बेरोज़गार होते हैं, नहीं तो लॉस सफ़र करते हैं। तो क्या होता है कि हार्मफुल फॉर मल्टीनेशनल, हार्मफुल फॉर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। नंबर 7 मैंने आपको बताया। नंबर 8, दे इंटरफेयर इन कंट्रीज़ पॉलिटिक्स। क्या होता है, कई बार कंपनियां अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में उतरने लगती हैं। तो क्या होता है, ये इंटरफेयर करने लगती है किस में, कंट्रीज़ पॉलिटिक्स में, राजनीति में इंटरफेयर करने लग जाती हैं। दे इन्फ्लुएंस पीपल्स इन रिप्रेजेंटेटिव एंड द गवर्नमेंट थ्रू द कैपिटलिस्टिक पावर। ये क्या करते हैं, लोगों को, ऐसे लोगों को, अपने लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। किससे करते हैं, और गवर्नमेंट को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, अपनी कैपिटलिस्टिक पावर से करते हैं, क्योंकि उनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग पैसा खिलाना जानते हैं। तो वो लोग उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज़ करें, उनको पता होता है। वो लोग कहीं पे भी व्यक्ति को वो पैसे देकर अपना काम निकलवा सकते हैं, है ना। तो वो रिश्वतखोरी भी करते हैं। The policy of economic liberalization has fascinated the entry of multinational companies in India, but they are great threat to our home industries. लिबरलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आ सकती हैं इंडिया में, वो काम कर सकती हैं, लेकिन ये हमारी होम इंडस्ट्रीज़, हमारी जो पर्सनल, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए हार्मफुल होती हैं, है ना। थ्रेट होती हैं, ये थ्रेट का मतलब होता है डर या फिर खतरा। हैंस देयर गवर्नमेंट इज़ वेरी कॉशियस रिगार्डिंग देयर रूल एंड फंक्शनिंग एंड कीप अ वर्जाइल आई ऑन देम टू कंट्रोल देयर अनवांटेड एक्टिविटीज़। इसीलिए क्या होता है कि वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है। देखिए, अब आपकी एमएनसी कहीं पे जाती है, आपको ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पता होना चाहिए कि एमएनसी किस तरीके से काम कर रही है, कहीं वो कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही है जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं है, या फिर नॉट बेनिफिटिंग है, या फिर कहीं से भी उस कंट्री को कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या होती है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी का क्या रोल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।